मुसलमान या दूसरे लोग भी आकर वहां उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल काम तुर्की के लोगों ने खुद करना है। लेकिन जैसे हमने कहा कि जो अहम बात है, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा फिक्रमंद करती है, कि हम पाकिस्तानी तो इस किस्म की किसी आजमाइश के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह का ज़लज़ला आता है। पिछली दफा भी 2005 में ज़लज़ला आया था, 2006 में जो भी, तो पाकिस्तानी कौम तो उसके लिए तैयार नहीं थी। होना ये चाहिए था कि उसके बाद हम पूरी कौम को जंगी बुनियादों पर, अपने नौजवानों को खास तौर पर सिविल डिफेंस की तरबियत देते, मेडिकल फर्स्ट एड की तरबियत देते, सर्वाइवल कैपेबिलिटी उनकी डेवलप करते, उनको तैयार करते, तरबियत याफ्ता बनाते, कौम को मुनज़्ज़म करते, डिसिप्लिन करते कि आइंदा अगर ऐसी आजमाइश हुई तो हम बहैसियत एक कौम, हमें किसी से बाहर से मदद लेने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। 20-22 करोड़ हमारी आबादी है। हमारी तकरीबन आधी आबादी उन नौजवानों की है जो 30, 32, 35 साल से कम उम्र के हैं। हमारी 60-70% इन नौजवानों में आबादी वो है जो जनरेशन जी कहलाती है, जो 20 साल के बाद पैदा हुए हैं और अब 22, 23, 24 साल के हो चुके हैं। मगर हमारी इस नौजवान नस्ल का हाल ये है, और ये मैं बिला मुबालगा बात कर रहा हूं, बहुत दुख और तकलीफ से बात कर रहा हूं, हमारी इस जनरेशन जी का या मिलेनियल्स का हाल ये है कि ये मुर्गी ज़िबा नहीं कर सकते, एक बकरा या दुम्बा ज़िबा करके उसका गोश्त नहीं तैयार कर सकते, एक आदमी को CPR नहीं दे सकते कि उसका अगर सांस बंद हो रहा है या पानी में डूब गया या उसको शॉक लगा है तो उसको सांस, उसकी जिंदगी दोबारा कैसे चलाई जा सके, बहता हुआ खून नहीं रोक सकते। इनको कोई सिविल डिफेंस की या मेडिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग नहीं है, कोई सर्वाइवल ट्रेनिंग नहीं है। ये सारी जिंदगी एक आराम तलब और अय्याश जिंदगी गुजारते रहे। इस बच्चों की, नौजवानों की सारी जिंदगी, सारी रातें नेटफ्लिक्स के सीजन या टिकटॉक्स में गुजर रही हैं। सारा दिन वो अगर काम, एकेडमिक एक्टिविटी कर भी रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाकर, तो उनको आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार ही नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक पोस्ट चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगले 15 रोज में ज़लज़ला आएगा। आज इस पोस्ट का मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। यह खबर पूरी तरह गलत भी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं नाजरीन, मेरे सामने इस वक्त को पूरी रिसर्च है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आधी अधूरी पोस्ट चल रही है। इस पे मैंने काफी रिसर्च की है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस इदारे ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान में ऐसा होने जा रहा है, उसने एग्जैक्टली क्या कहा, उनके कहने का एग्जैक्टली मतलब क्या था। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, जो खबर आपको सुनने में मिल रही है वो पूरा सच नहीं है मगर पूरा झूठ भी नहीं है। पाकिस्तान में एक जमाने में नेशनल कैडेट कोर होता था, वो खत्म कर दिया गया। इंडिया में आज भी चल रहा है। इंडिया वाले जो की जंगी तैयारियां हो रही हैं भारत की, जो पाकिस्तान के खिलाफ ही करना चाहते हैं, वो अपनी पूरी कौम को जो तैयार कर रहे हैं मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए, तो साथ साथ अपनी पूरी नौजवान नस्ल को, चाहे वो RSS कर रहा हो या चाहे जो नई इन्होंने स्कीम अग्निवीर की निकाली है, ये हजारों लाखों नौजवानों को जंगी तरबियत देकर वापस, अब तो 4-4 साल की सर्विस है, फौज में लेकर आए हैं। लाखों की तादाद में इनको 4 साल इनको फौज में ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके बाद दोबारा माशरे में भेज देंगे कि ये मुसलमानों का कत्लेआम भी करें और आने वाले वक्तों में इनके लिए सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बन जाए। पाकिस्तान जिसको सबसे ज्यादा खतरात हैं, चारों तरफ से दुश्मनों ने हमें घेरा हुआ है, दहशतगर्दी भी है, भारत भी है और कुदरती आफात भी। अभी सैलाब से गुजर कर हम आए, पहले 10 साल 12 साल पहले हमने 2006 में 15 साल पहले जलजले से गुजरे थे हम, और अब पूरी कौम को खौफ है कि पता नहीं जलजला दोबारा आ जाएगा। ये हुकूमत और रियासत जो काम कर सकती है वो एक इंडिविजुअल फर्द तो नहीं कर सकता, लेकिन हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने आप को मुश्किल वक्त के लिए तैयार करे। ये वक्त जाया करने का नहीं है। जो वक्त मिल रहा है अल्लाह की तरफ से मोहलत, ये गनीमत है, इसको इस्तेमाल करो। पाकिस्तानी नौजवानों से भी मैं कहूंगा, वरना बहुत जलीलो ख्वार हो गए। कोई तुम्हें, ना तुम अपना खाना उगा सकते हो जैसे कहा, ना तुम मुर्गी ज़िबा कर सकते हो, ना तुम खून देख सकते हो, ना खून बंद कर सकते हो किसी बहते हुए आदमी का, ना किसी को मेडिकल फर्स्ट एड दे सकते हो, ना अपना दिफा कर सकते हो। बहुत बुरे मारे जाओगे तुम लोग जो आज अपना वक्त जाया कर रहे हो। अपने आप को तैयार करो, ये नसीहतें तुम्हें बार बार नहीं मिलेंगी। तुर्किया में आने वाला जलजला अमरीकी खुफिया टेक्नोलॉजी हार्प का नतीजा है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि 3 हफ्ते कबल फेटो के सरकार कराबाख ने कहा था कि 7.4 शिद्दत का जलजला आएगा। अमरीकी जहाज तुर्किया में लंगर अंदाज हुआ और हाथ का बटन दबा दिया गया। सिफारत खाने बंद करके अराकीन को वापस बुला लिया गया। इस तबाहकुन सूरत हाल के दरमियान हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं जिनमें जलजले के वक्त रोशनियां दिखाई दे रही हैं, जिनमें दावा यह किया जा रहा है कि जलजला मसनूई तौर पर बनाया गया था। कुछ सारिफीन का ख्याल यह है कि जलजलों में बिजली का गिरना मामूल की बात नहीं होती। एक सारिफ ने इस जलजले को हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम से भी तशबीह दी है, जो कि एक अमरीकी तहकीकी मरकज है जो आयनोस्फेयर की खुसूसियात और तर्ज अमल का मुतालिया करता है। यह हार्प किस बला का नाम है?
हम अपने नाज़रीन को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक हकीकत है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर कुदरती आफत हार्प की वजह से मसनूई तौर पे आती है। इसके पीछे अमेरिका है। हार्प दरअसल हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़फ़ है। हार्प 1990 में अमेरिका में शुरू किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये 1915 में शुरू किया गया था। ये एक तहकीकाती मंसूबा है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना होता है। ताहम बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ये कहते हैं कि हार्प सिस्टम मौसमी वाकयात में हेर फेर करने की सलाहियत रखता है। ये हकीकत है कि रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में अमेरिका हाल ही में तुर्की पर अदम ताउन का इल्जाम लगाते हुए संगीन नताइज की धमकियां भी दे चुका है। इसकी मदद से एक तरफ किसी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज्यादा बारिशों से मसनूई सैलाब भी पैदा किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ज़ेरे ज़मीन ज़खायर की मौजूदगी और उनकी मिकदार का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से आयनोस्फेयर का दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की लहरें पैदा की जाती हैं जिनका रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। इन लहरों की हैसियत यह होती है कि हजारों मील का फासला तय करने के बाद भी ये लहरें फैलती नहीं है और ना ही इनकी तवानाई खत्म होती है। इसलिए इनकी मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार को जमीन या फजा के कुछ हिस्से पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज्यादा दर्जा हरारत का प्लाज्मा पैदा किया जा सकता है। इससे जंगलों में भी आग लगाई जा सकती है, उड़ते जहाज के इंजन को आग लगा के गिराया जा सकता है, ग्लेशियर्स को मसनूई तौर पे पिघलाया जा सकता है और सैलाब की सूरत हाल पैदा की जा सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशंस की जरूरत है टर्की को। टर्की में दुनिया भर के रेस्क्यू टीम्स आ रही है टर्की के लोगों की सहायता के लिए। और दोस्तों, भारत भी बढ़ चढ़कर टर्की के लोगों की मदद कर रहा है और उनकी जान बचा रहा है। और अब हमारी इंडियन आर्मी टर्की की एक और शहर अडाना पहुंच गई है और टर्की के लोगों के लिए हॉस्पिटल भी बनाया है। एक तरफ जहां दोस्तों भारत टर्की की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान टर्की की इस खराब सिचुएशन की फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर टर्की का दौरा करना चाह रहे थे, लेकिन टर्की के ऑफिशियल्स ने शहबाज शरीफ को टर्की आने से मना कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। हम आज ये भी बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का जो विजिट कैंसिल हुआ है टर्की का, पता नहीं वैसे जा क्यों रहे थे, लेकिन बहरहाल वो कैंसिल हो गया है। उसके लिए तो उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी उसको भी कैंसिल किया था, लेकिन अब वो नहीं जा रहे। इसके ऊपर सबसे पहले हम बात कर सर, एक चीज और है सर, एक चीज और है। आईएमएफ ने ये भी कहा है ना कि ये जो 17 ग्रेड से लेके ऊपर तक के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एसेट्स को पब्लिक किया जाए, लेकिन उसमें सर एतराज ये किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के कई लीडर्स की तरफ से कि उसके अंदर फौजियों का नाम नहीं डाला गया है, एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, जजेस का नहीं है। तो सर ये तो गलत है ना। ये इस तरह के कावानीन पहले भी मौजूद हैं। तो मेरे जो भाई जो एस्टेब्लिशमेंट वाले 17 ग्रेड वाले 92 सालों के नाम पे प्रॉपर्टियां बनाते हैं, सबको पता है, सबको पता है। ये मैं जानता हूं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त भाई हैं सारे, कैश रखते हैं घरों में, तो प्रॉपर्टियां अपने सालों बहनोइयों के नामों पे कराते हैं। ये कौन सी नई बात है? वो कहते हैं कि आप 10 फुट की दीवार बनाओगे, हम 11 फुट की सीढ़ी बना लेंगे। ये वो कौम है। ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से फ्रॉड की डिग्रियां लेते हैं, क्योंकि आपका हर प्राइम मिनिस्टर, हर कैबिनेट मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड का और हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है। लेकिन यहां से सिर्फ फ्रॉड सीख के गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी और किस खूबसूरती के साथ करनी। तो इस कौम का दर हकीकत मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूं डीएनए एक्सप्लोर करने की, अपना भी और सब कॉन्टिनेंट के हैं, और मुझे उसमें जो भी नजर आ रहा है शर्मिंदगी ही नजर आ रही। मैंने आपको पहले 2 पॉइंट आपको बताए थे कि 1800 गोरा आया था और 12,000 मंगोल आए थे इस जो यूनाइटेड इंडिया को तबाह करने के लिए। मैं मजीद इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, इंडस सिविलाइजेशन पे रिसर्च कर रहा हूँ, इंडस सिविलाइजेशन पे कि हम क्या लोग थे, हमारा क्या मुस्तकबिल है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कैपेसिटीज क्या है। मैं कर रहा हूँ, मुसलसल रिसर्च उस पर कर रहा हूँ। लेकिन ये कि दुख है आज जहां मुल्क है और जहां जा रहा है डायरेक्शनलेस। आप फ्री फॉल पे हैं, आप रोकने की, तबाही को रोकने की ख्वाहिश ही नहीं रखते 22 करोड़ लोग। जो मेरा अलमिया ये है, क्योंकि मैंने आपको अर्ज किया कि कोई रोड मैप नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, कोई परेशानी का मुजाहरा नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ की सारी शर्तें इसलिए मान रहे हैं कि उसके बाद सऊदी अरेबिया से भी पैसे आ जाएंगे, यूएई से भी पैसे आ जाएंगे, अमेरिका भी पैसे दे देगा, चाइना भी पैसे दे देगा, और हम चुपके से ये सारा समेट के तो
पतली गली से लंदन चले जाए। ये सारा इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। चल डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है, आपको डेफिनेटली पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने हमसाए मुल्क, हमारे हमसाए मुल्क भारत को तड़ी लगाते हुए कह दिया कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास गंदुम नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, डॉलर की कीमत आप देखें पाकिस्तान में कहाँ पहुँच गई है। क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी को हम इस तरह की तड़ियाँ लगा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि 74 में इंडिया ने अपना पोखरान 1 पोखरान 2 का इन्होंने टेस्ट किया न्यूक्लियर का। 98 में हमने चाकी के पहाड़ों को हिला के रख दिया। बदले में क्या मिला? बदले में क्या मिला? सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, इंडिया न्यूक्लियर खाएं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स पर 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। आप न्यूक्लियर धमकी देने की बजाय आप बायलैटरल रिलेशंस की आप बात करें, पाकिस्तान इंडिया ट्रेड की आप बात करें। 20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है तो 1 अरब 20 करोड़ इंडिया की आबादी है, तो उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से? भूखे इंडिया में आवाम मर रही है, भूखे आवाम पाकिस्तान में मर रही है। तालीम का निज़ाम हमारा बिल्कुल तबाहाल हो चुका, रोडों का निज़ाम वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो नहीं रहा, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है पाकिस्तान में, लोग फैमिलीज मिल के खुदकुशियाँ कर रही हैं। तो आप न्यूक्लियर पावर की धमकी देने की बजाय मिल बैठ के टेबल टॉक करें। और उन्होंने बात की है कश्मीर डे पर, राइट? जी बिल्कुल, कश्मीर डे पर। अब जब कश्मीर डे पे आप बात करें और न्यूक्लियर पावर की आप बात करते हैं, तो यार टेबल टॉक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए जब टेबल टॉक पे बात आ जाए तो आप अच्छी बात करें। मुशर्रफ ने 99 के अंदर कारगिल वॉर में इंडिया से होके वापस आया था। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपने जिक्र किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि मैं आपके सरजमीन पे आया था? तो उनके बेहतरीन जवाब था कि जब टेबल टॉक की बात आए ना, तो जो आपने सीना तान के नहीं बताना कि मैंने ये किया हुआ है, आप स्मूथली बात करते हैं, टेबल टॉक रिलेशंस की आप बात करते हैं। तो सेम पाकिस्तान के अंदर जब कश्मीर डे पे आप बात करें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, तो आप बात करें आर्टिकल 370 की, आर्टिकल 35 की एब्रोगेशन की आप बात करें, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, आप कहें कि इससे ये मसले आ रहे हैं, आप एब्रोगेट करें, आप उस तरमीम लेके आएँ, आप इसकी बात करें। न्यूक्लियर का धमकी देना सरासर नॉट द राइट डिसीजन, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को ये हरकत नहीं करनी चाहिए।